आज हम बात करेंगे। इंडियन थॉट हमारा समाप्त हो चुका है। समाप्त तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। आज हम बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो बातें हैं। भारतीय संविधान का बनना और राष्ट्रीय आंदोलन का एक थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो उसको आज हम जितना हो सकता है देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दो एक बातें मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा, जिससे कि हम उसको समझ सकें। जो तथ्य है वो तो हमारे पास है ही, उसका तो अध्ययन हम कर ही सकते हैं, पुस्तकों में भी है और हमारे पास भी है, हम भी देखेंगे। लेकिन इतिहास के पढ़ने की दृष्टि क्या है वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये आपके उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस में नहीं आए, आ भी सकता है कोई एक आध सवाल, कोई अच्छा पेपर सेटर होगा तो। लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा हुआ था उसको किस प्रकार से देखा जाता है। जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो कुछ हुआ उसके बारे में जो कुछ लिखा गया, उससे ही हम लोग उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो उस समय थे नहीं। तो जिन्होंने लिखा, जो उस समय थे, कुछ तो उन्होंने लिखा, कुछ जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने लिखा। फिर भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई, अनऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई, और ये क्रम निरंतर चलता रहा। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते थे, 1950, 60 और 70 के दशक तक हम जब पढ़ते थे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, तो हमारे दो मूल स्रोत होते थे। एक मूल स्रोत होता था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सेदारी की है उन लोगों ने कुछ लिखा है, या उनसे बातचीत करके दूसरे लोगों ने लिखा है। एक, क्योंकि उस समय तक लोग मौजूद थे और उनकी याददाश्त भी थी, वो बता सकते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ। दूसरा, जो सरकार बनी, वो सरकार हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी 3 दशकों तक। तो कांग्रेस ने ही सबसे बड़ी हिस्सेदारी की थी राष्ट्रीय आंदोलन में। तो उनकी तरफ से जो ऑफिशियल जो हिस्ट्री लिखी गई, कांग्रेस की भी लिखी गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी लिखी गई, उसका हम अध्ययन करते थे। या जो लोग ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं थे उनसे, लेकिन जब रिसर्च कर रहे थे या दूसरे अनुदान प्राप्त कर रहे थे तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको समर्थन किया जाता था। तो उनका एक दृष्टिकोण था जिसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लिखा गया। तो 70-80 के दशक तक मान सकते हैं हम इसी प्रकार की स्थिति थी। 90 में आते आते जब कांग्रेस कमजोर हुई और दूसरे राजनीतिक दल या दूसरे राजनीतिक विचारधाराएं, दल तो परिवर्तित होते गए, विचारधाराएं सामने आने लगी जिन्होंने कांग्रेस को डिस्प्लेस किया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से, तब इतिहास को अलग प्रकार से लिखने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक दल आए कांग्रेस को हटाने का प्रयास कर रहे थे, जो उनकी एक तो विचारधारा ही अलग प्रकार की थी थोड़ी। दूसरा, वो मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो सकारात्मक पक्ष है चुनाव में जिसका वो उपयोग करते हैं, वो है उनकी ऐतिहासिकता। वो हमेशा ये क्लेम करते हैं, आज भी करते हैं, कि उनके पूर्वजों ने ही भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा में पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के थे और दूसरे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के थे। जो आंदोलन चला था वो भी अधिकतर कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, और हम उन्हीं के आगे के हिस्से हैं, हम वही लोग हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लेजिटिमेसी कांग्रेस पार्टी को मिली हुई थी। जो दूसरे दल अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश कर रहे थे राजनीति में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं सरकार की, उसकी आलोचना तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि उसकी आलोचना करके हम सरकार में आएंगे, लेकिन इनकी जो मॉरल लेजिटिमेसी है, नैतिक जो उनका वैधता है, उनका ये क्लेम कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, हमारे पूर्वजों ने किया था, आप लोग कहाँ थे उस समय, उसको समाप्त करने की भी आवश्यकता है। तो उसको समाप्त करने का क्या तरीका है? उसका तरीका यह है, एक तो कि जो इतिहास लिखा गया
80 के दशक तक उस इतिहास पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएं कि पहली बात तो राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र नहीं था जिसने कि भारत को आज़ाद दिलाया। और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आपने उनका इतिहास छुपा दिया, उनको लिखा ही नहीं, उनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उन नेताओं को, उन लोगों को, उन इंसिडेंट्स को, घटनाओं को हम धीरे धीरे उजागर करेंगे जो ये बताएगी कि कांग्रेस ही नहीं थी एकमात्र भारत को आज़ाद करने में, और भी बहुत सारे थे। गांधी एकमात्र नहीं थे जिन्होंने भारत को आज़ादी की, राष्ट्रपिता आप कहते हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत से लोग थे जिनका सेक्रीफाइस गांधी जैसा उनसे बड़ा या उसके बराबर था। तो एक तो ये प्रयास किया गया 1990 के बाद में, राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया, फिर उनके द्वारा पोषित जो इतिहासकार थे उन्होंने शुरू किया, और 2014 के बाद में तो जो सरकार आई है भाजपा की, वह तो बिल्कुल ही विपरीत है कांग्रेस की विचारधारा के। इसलिए उनके द्वारा तो चूंकि 10-9 साल से वो सत्ता में है, तो उन्होंने ऐसा बहुत सा प्रयास किया इतिहासकारों ने, उनके द्वारा समर्थन मिलने से, कि भारतीय इतिहास को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और नया तरीका क्या हो कि जिसमें कांग्रेस केंद्र में नहीं। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो भाग है वो तो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस ने जीतने के बाद भी कुछ नहीं किया। वो तो एक राजनीतिक बात है जिसको हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे अध्ययन का पार्ट नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया जो कहा जाता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज़ादी तक कांग्रेस की भूमिका को कम करके बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुआ, ये तो एक डेवलपमेंट था राजनीतिक, एक और डेवलपमेंट हुआ जो 1990 के बाद में, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसका दिन भी आप करेंगे बाद में। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता, इनमें क्या अंतर होता है, एक फंडामेंटल अंतर समझ लें, फिर अपन डिटेल में बाद में करेंगे। आधुनिकता के बहुत सी विशेषताएं हैं जो मैंने बताई। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद में शुरू, एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जो मूल्य थे वो आधुनिकता के मूल्य बनते हैं। अब वो मूल्य किसी देश में बहुत पहले स्वीकार कर लिए ज़्यादा लोगों ने, किसी ने बहुत बाद में स्वीकार किए, किसी में अभी तक चल रहे हैं। लेकिन मूल्य वो उस एज ऑफ एनलाइटनमेंट के हैं जिन्हें आधुनिकता के मूल्य माने जाते हैं। क्या है वो मूल्य? क्या मानते हैं हम? व्यक्तिवाद, विवेकवाद, विज्ञानवाद, प्रगतिवाद और मानववाद। ठीक है। और अंत में वस्तुनिष्ठता एवं सार्वभौमिकता। यानी इसमें माना जाता है कि सत्य जो होता है, आधुनिकता की बात कर रहा हूं मैं, सत्य जो होता है वह सार्वभौमिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। यानी उसकी परिभाषा समय के अनुसार, काल के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलती, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा नहीं बदलती। H2O पानी बनता है। अब ये चाहे चाइना में बनाओ, चाहे भारत में बनाओ, चाहे अमेरिका में बनाओ, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते हैं सब लोग, कोई और नाम तो है नहीं उसका। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही कहते हैं साइंस में। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ है। किसी ने दिया हो, किसी ने तो दिया ही होगा नाम, लेकिन उसके नाम देने से उसका कोई महत्व नहीं है। उनका तो बस इतना ही महत्व है भाई इन्होंने नाम दिया, अभी तो उसके कारण से दूसरा व्यक्ति दूसरा नाम नहीं देगा, क्योंकि इसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। न्यूटन लॉ है तो न्यूटन के लॉ रहेंगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता मेरा लॉ है ये, वो न्यूटन के लॉ है। न्यूटन अच्छा था, बुरा था, किस देश का था, इसका कोई महत्व नहीं है साइंस के अंदर। तो विज्ञान या आधुनिकता जिसे हम कहते हैं, उसका एक मूल मंत्र है कि सत्य वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता, और वह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। इसी को समाज विज्ञान में भी लागू किया गया, इस सिद्धांत को, विज्ञान का सिद्धांत था। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो समाज विज्ञान का है, इसमें राजनीति शास्त्र भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, समाजशास्त्र भी आता है, कानून भी आता है, ये सब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें भी ये माना गया कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, जो सब में समान होगी। क्या होगी? 4 अंग होते हैं, हम सब जानते हैं, 4 तत्व होते हैं, उसको राज्य कहते हैं। ठीक है। तो इन सब की समान अवधारणाएं होगी, और जब परिवर्तन होगा इन अवधारणाओं में, जो कि समाज के अंदर, समाज उतना वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता जितना कि विज्ञान नेचर होती है,
नेचर के बारे में पता भी नहीं है कि वस्तुनिष्ठ होती है नहीं होती, क्योंकि हम इतना ही समझते हैं, हम सोचते हैं वस्तुनिष्ठ है, क्या पता उसमें भी कोई चेतना होती हो जो परिवर्तित करती हो, हमें नहीं पता। लेकिन मनुष्य के बारे में हमें पता है। तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन भी वैज्ञानिक तरीके से होता है। उसमें कहा जाता है कि भाई ये मैं कह रहा हूँ, इसका मेरा अर्थ ये है, तुम्हारा अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, लेकिन मूल भावना एक ही है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि स्वतंत्रता की अवधारणा है। अब स्वतंत्रता की अवधारणा क्या मतलब? स्वतंत्रता की अवधारणा का मतलब है कि हम व्यक्ति दूसरों से स्वतंत्र रहे। अपने क्या कई तरीके हो सकती है, बोलने में स्वतंत्र हो, चलने में स्वतंत्र हो, लोगों से मिलने में स्वतंत्र हो, इन सब में स्वतंत्र होना चाहिए। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। अब इसमें इंप्रूवमेंट ये किया जाता है कि भाई बोलना ऐसा बोले जिससे दूसरा को नुकसान ना हो। यानी इसमें और बोलने का क्यों बोल रहे हो आप, समाज के हित में बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ये सब एडिशंस हैं उसमें डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन फंडामेंटल परिवर्तित नहीं हुई है, वो तो वही है। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप आपके कार्यकलापों में, सोचने में नहीं हो, ये है स्वतंत्रता। अब कैसे नहीं हो, इसके बहुत से तरीके, अलग अलग प्रकार से प्रायोरिटीज अलग अलग तरह से देते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से जब राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है तो उसमें भी माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से ही अध्ययन होता है, उस पर सब सहमत होते हैं। तो इतिहास का भी अध्ययन जब किया गया वही समाज विज्ञान में, तो इसका अर्थ में माना गया कि इतिहास का अध्ययन भी वस्तुनिष्ठ तरीके से होता है। एक ही तरीके, इसमें एक तो तरीका मार्क्सवादी था, मार्क्स ने वस्तुनिष्ठ तरीके से किया था, वही ऐसा ये मेरा सिद्धांत है, क्लास स्ट्रगल होता है, ऐसे इकोनॉमिक रिलेशंस चेंज होते हैं, प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग फोर्सेज, ये सब से इतिहास बनता है। ये सब किसी भी देश में लागू कर दो इतिहास पे, सब पे एक जैसा ही होगा, यही तो कह रहा था मार्क्स। ऐसे दूसरे जो लोग थे जो मार्क्सिस्ट नहीं थे, नॉन मार्क्सिस्ट, उन्होंने इतिहास का एक ढांचा बनाया, इस तरह से इतिहास आगे चलता है और इतिहास ऐसे आगे बढ़ता है, उसके ये तरीके होते हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। उन तरीकों के आधार पर तो ये आधुनिकता था। उस आधुनिकता के आधार पर ही एक अर्थ में भारत में जो पहले 30 सालों में इतिहास लिखा गया आधुनिक भारत का, राष्ट्रीय आंदोलन का, वो इसी पर आधारित था। लिखने वाले कौन थे? अधिकतर मार्क्सिस्ट थे जिन्होंने लिखा। विपिन चंद्र हम सब लोग पढ़ते हैं, रोमिला थापर है, उसने दूसरी किताब लिखी, सतीश चंद्र है, या मृदुला मुखर्जी है, वगैरह जितने भी लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है, वो सब एक वस्तुनिष्ठ तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ तरीका है और यही रियल है। उसमें उन्होंने क्या कहा, वो जो उनका था राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे डिवाइड किया उन्होंने, जो हम लोग अभी भी शायद पढ़ते होंगे स्कूलों में, कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन का यथार्थ में अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, मूल रूप से। क्यों? ये मेजर था, बाकी भी थे, ये नहीं कहा बाकी नहीं थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना नहीं था इतिहास के ऊपर कि उनको हम मेन स्ट्रीम में शामिल करें। मुख्य धारा में जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुख्य धारा में जिसमें अधिकतम लोग हिस्सेदारी कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही थी कि ये है हमारे विरोधी, वो कांग्रेस थी। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया। ऐसा नहीं था कांग्रेस एक ही जैसा काम कर रही थी, पहले अलग तरह से काम कर रही थी, बाद में अलग तरह से काम कर रही थी। पहले कह रही थी कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, बाद में कह रही थी कि नहीं स्वतंत्रता चाहिए, पहले कह रही थी कि हमको सरकार में कुछ पद मिल जाएं, बाद में कहने लगी हम स्वराज इज माई बर्थ राइट, हमको पूरा मिलना चाहिए। तो वो कांग्रेस परिवर्तित होती रही थी, लेकिन थी कांग्रेस ही। ये माना गया पहले 40 वर्षों में, जब तक जो आधुनिकता की बात कर रहा हूँ 1990 के पहले का जो इतिहास है वो इसी पर आधारित है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और जिसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। कांग्रेस के इतिहास को ही मानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास है 1885 से 1905 तक ये है उदारवादी, 1905 से 1920 तक है अतिवादी, और 1920 से 1948 तक है गांधीवादी। ये 3 हिस्से बड़े बड़े किए जाते हैं। ये किन्होंने किए हैं? ये इन इतिहासकारों ने किए जो क्लेम करते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ हैं, वो साइंटिफिक हैं, वो रेशनल हैं, और उन्होंने एक सभी तत्वों का अध्ययन करके ये एक कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, तो 90 के बाद क्या परिवर्तन आया? पोस्ट मॉडर्निटी का जमाना आता है। पोस्ट मॉडर्निटी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता, कोई भी सत्य सार्वभौमिक नहीं होता। ये पोस्ट मॉडर्निटी का मंत्र है। फिर अब इससे 1990 के बाद में अध्ययन किया गया राष्ट्रीय आंदोलन का,
तो उन्होंने कहा साहब ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। पहला तो इसी पर अटैक किया गया कि इट इज नॉट ए कांग्रेस, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नहीं है। दूसरे बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत सी संस्थाएं थी, बहुत से घटनाएं हुई थी जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ, और उनके संघर्ष को बताया नहीं गया। पहले तो इसलिए नहीं बताया गया कि जानबूझ के नहीं बताया गया, कुछ हम कह सकते हैं कि जानबूझ के नहीं, उस समय फैक्ट्स ही नहीं थे, क्योंकि अधिकतर फैक्ट्स जो आए आज जो तथ्य सामने हो रहे अधिकतर तो इंटरनेट के माध्यम से आए। तथ्य भी पहले मालूम कहाँ पड़ते थे, तो तथ्य भी उजागर बाद में हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत बन चुका है, एक ग्लोबल विलेज जिसे कहते हैं। तो आज कहीं पर भी कहीं पे आप घटनाएं मालूम कर सकते हो, इंसिडेंट मालूम कर सकते हो, इंटरनेट पर रिसर्च कर लो, कहीं और करने की जाने की जरूरत नहीं। तो तथ्य भी उजागर नहीं हुए थे पहले, ये भी नहीं पता इतनी रिसर्च कौन करने जाता, कहाँ पे जाता, जितनी हो सकी उतनी करी। तो उनकी गलती भी नहीं थी इतिहासकारों की कुछ हद तक, अगर हम उनके प्रति सिंपैथेटिक है तो हम कहेंगे इतिहासकारों को भी गलती नहीं थी, उनके पास जो तथ्य इकट्ठे हो सकते थे बेचारों के पास उन्होंने करके बता दिया। अब इंटरनेट के आने के बाद में और सुविधाएं मिलने के बाद में आज नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं, पुराने उन तथ्यों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। तो उन तथ्यों का विश्लेषण करके मालूम किया, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नहीं, इनका इतिहास था। जैसे बहुत से उदाहरण दिए हैं जो ये भी मानते हैं कांग्रेसी, लेकिन उनको ज्यादा महत्व, जैसे गदर पार्टी, इसका महत्व है। जैसे नौसेना रिवोल्ट, नौसेना रिवोल्ट हुआ था, आजाद हिंद फौज, भगत सिंह, अन्य क्रांतिकारी, ये तो एक है, एक तरह के ये सब वो लोग हैं अधिकतर जो हिंसा की बात करते थे, जिन्होंने हिंसा से प्रयास किया। खुदीराम बोस वगैरह कई लोग हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ इसी तरह आया, वो आया वनवासी, जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल रिवोल्ट हुए बहुत सारे, बिरसा मुंडा, और भी बहुत से, अभी दो चार और भी निकल जाएंगे, अपने को पता ही नहीं है, नहीं अपने को स्टडी पता सारी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी जगह पर रिवोल्ट किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। उनका महत्व नहीं दिया गया, महत्व नहीं मिला उनको। तो आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं भारत राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उसमें इन सब को भी शामिल किया जा रहा है, नया इतिहास लिखा जा रहा है। और इनको शामिल, अब शामिल तो आप 500 पेज की किताब है तो उतनी ही लिखोगे, कोई 1000 पेज थोड़ी लिख दोगे। तो 500 पेज में से पहले कांग्रेस के 400 पेज होते थे, बाकी के 100, अब कांग्रेस के 400 के 300 होने लगेंगे और बाकी के 200 हो जाएंगे। हो सकता है ऐसी सरकार चलती रहे, बाद में तो कांग्रेस के 200 ही रह जाएं और बाकी के 300 हो जाए। क्यों? तो इतिहास बदलता रहता है। ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है। मॉडर्निस्ट होती तो पहले इस पर तय करते, भाई पहले हम सब लोग बैठ के तय करें कि वास्तविक कितना किसका इम्पैक्ट था, उस हिसाब से उसको इतिहास में शामिल किया जाए। ये तो कर नहीं रहे, तो विरोध में कर रहे हैं। साहब आपने जानबूझ के बिरसा मुंडा का नाम नहीं रखा, इसलिए हम रखना चाहते हैं। तो बिरसा मुंडा कहाँ आएगा? तो आप किसी एक को हटाओगे तभी, नेहरू जी को हटाओगे तभी तो बिरसा मुंडा आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा? जगह तो वही है। क्यों? अब गांधी जी को हटाओगे तो दीनदयाल उपाध्याय आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा? तो ये क्यों है? ये they are not objectively trying to incorporate new evidences in the mainstream, but they have their own agenda. They may be right or wrong, I don't know, I am not saying that. What I am saying is that the concept of the writing of history is changing with time. तो ये पहले से मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि इतिहास का जब अध्ययन करें तो ये ध्यान रहे। ये तो भारत के संदर्भ में बहुत छोटी बात है। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का इम्पैक्ट तो इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड है, भारत में तो बहुत छोटा इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर नई नई अप्रोचेज जो आई है, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जिसे कहा जाता है, जैसे फेमिनिस्ट अप्रोच, तो नारीवादी कहते हैं पूरा इतिहास को अलग लिख रहे हैं,
जितने भी सिद्धांत है राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो राजनीति के जितने सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों में नारीवादी ने अलग तरह से व्याख्या की। जैसे जॉन रॉल्स का न्याय है, तो फेमिनिस्ट कहते हैं साहब ये न्याय अधूरा है। क्यों है अधूरा? कि इसमें बहुत से उदाहरण दिए। उधर अधूरा होने की एक उदाहरण ये है कि उसमें फैमिली में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू झगड़े जो होते हैं, घरेलू हिंसा जो होती है, उसके बारे में जॉन रॉल्स ने कुछ लिखा ही नहीं। उसने तो लिखा कि भाई न्याय जो करेंगे मिलेंगे तो फैमिली का जो हेड होगा वो जाके समझौता करके आ जाएगा और सबको न्याय मिलना चाहिए। चलो वो तो करके आ गया, जिससे आगे जनरेशन, हर जनरेशन को समझौता नहीं करना पड़े, कर लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं वो घर आया तो उसके घर में जो वायलेंस हो रही है उसका क्या करें, जो हिंसा घर में है, तो कुछ किया ही नहीं, तो न्याय कहाँ से हुआ तुम्हारा? अधूरा हुआ ना। ये कौन कह रहा है? फेमिनिस्ट, नारीवादी। इसलिए वो कहते हैं कि नारीवादियों के अनुसार न्याय की परिभाषा अलग होनी चाहिए। इस न्याय को जो वो कहते हैं सार्वभौमिक है, वो तो ये क्लेम करते हैं ना ये रेशनल है, सार्वभौमिक है, ऑब्जेक्टिव है सामाजिक न्याय। तो वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं ऑब्जेक्टिव, हमारा तो ना, हमारा तो हिस्सेदारी नहीं इसमें, ऑब्जेक्टिव कहाँ से? तो वो कहते हैं हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो फेमिनिज्म जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो न्याय के क्षेत्र में नहीं, इतिहास के क्षेत्र में भी है। वो कहेंगे मुगल साम्राज्य का अध्ययन करना है तो वो कहते हैं फेमिनिस्ट वे ऑफ, फेमिनिस्ट अप्रोच टू मुगल हिस्ट्री, ये होना चाहिए। किताब आ रही है, उसमें क्या है वो देख रहे हैं साहब, मुगल आपके तो मुगल में अकबर महान था, ठीक है। क्यों महान था? क्योंकि हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए महानता के, इतिहासकारों ने, कि महान इसलिए था उसके राज्य में लोग जो है पुराने वाले राज्य से ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे इन जनरल। मान लो एक पता नहीं मुझे, लेकिन ये मानते हैं ज़्यादा खुशहाली थी, कम युद्ध थे, वो टॉलरेंट था राजा के रूप में, दूसरे लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से बात, दीन इलाही जैसे शुरू किया था तो दूसरे धर्म के लोगों से बात करता था। वो युद्ध करता था तो उसमें क्रूरता उतनी नहीं करता था जितना कि उसके पहले वाले या बाद वाले कर रहे थे। ऐसे बहुत से, और उसने अपना साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया, तो सबको साथ लेके चला। तो हम कहते महान था, ये तो मानता है उसकी। अब फेमिनिस्ट अप्रोच टू अकबर होगी तो वो क्या कहेंगे, अकबर महिलाओं से कैसे व्यवहार करता था, ये बताइए। अगर महिलाओं से दुर्व्यवहार करता था तो वो कोई मान नहीं था। तो वो ऐसे लिखेंगे अप्रोच, देयर अप्रोच इज, मानता का उनका उनका क्राइटेरिया मानता का अलग होगा, उनका मापदंड अलग है महिलाओं का, कि जो महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करता है, जो महिलाओं को शिक्षा देता है, जो महिलाओं को आदर देता है, जिसके राज्य में महिलाओं ने बहुत प्रगति की हो, जिनके शासन में महिलाओं की हिस्सेदारी रही हो, वो शासक महान था। ये दूसरे जो मापदंड है इससे मानता नहीं बनने वाली, तो ये फेमिनिज्म जैसे। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसके बारे में अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ये किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, मेरा जो दृष्टिकोण मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी उसी मॉडर्निस्ट अप्रोच को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ ब्रॉडली। कारण क्या है कि मैं मानता हूँ अभी भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका सबसे प्रमुख थी, अहम थी, बाकी लोगों की थी, लेकिन मैं एक बड़ा अंतर था दोनों में, बल्कि दो बड़े अंतर थे। बाकी जितने भी थे जिनको अब आज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन में, और कांग्रेस की भूमिका, इनमें दो बड़े अंतर थे, इसका हमें पता रहना चाहिए, इसके आधार पर बात करनी चाहिए। पहला तो बाकी जितने भी लोग थे, जितनी भी घटनाएं हुई या लोग थे, उन सब का प्रभाव का समय और क्षेत्र कांग्रेस के प्रभाव और समय के क्षेत्र से बहुत कम था। भगत सिंह बहुत महान व्यक्ति था, उसका प्रभाव किस पर था? था नहीं, बाद में युवाओं पर प्रभाव है, उसका एक सेक्शन है जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। उसका क्षेत्र क्या था? जिस क्षेत्र में जो हिंसा में विश्वास करते हैं और जिन्होंने इसको किया, पीछे अनुगमन किया, उनका वो हीरो है प्राइमरली। सब लोगों ने मानते हैं उसको हीरो है, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं जितना कि गांधी का इम्पैक्ट है। गांधी का प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा है और उसका समय भी बड़ा है, सभी का है, सब मानते, सुभाष चंद्र बोस भी मान था, लेकिन इन सब का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू कांग्रेस लीडर्स बड़े, दैट इज वन। दूसरा, कोई आदमी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रीय आंदोलन में, तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध था, ये तो आंदोलन था, और क्या? तो जिनके विरुद्ध आप आंदोलन कर रहे हो वो
किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? बंद हो गया था क्या? वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? तो अंग्रेज किससे बात करते थे? गांधी जी से और कांग्रेस नेताओं से। तो यानी आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जैसे आपको सब शहर में जो है, हम उदाहरण दें कि साहब बड़ा आदमी कौन है, आज कैसा हमारे मानसरोवर में सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो वो है साहब जिसको सरकार बुलाती है, या तो पनिश करती है या उसको रिवार्ड देती है, मतलब विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, द वन हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट नेगेटिवली और पॉजिटिवली। और जिससे डायलॉग करती है कि यार यार मानसरोवर में शांति रखनी थी यार, इनको बुलाओ, वो बड़े आदमी यार, उनका प्रभाव है बहुत मानसरोवर में, इनको बुलाओ यार, इनसे बात करो भाई, क्या चक्कर है, क्या झगड़ा हो रहा है। तो वो बड़ा आदमी हुआ ना उनकी निगाह में। मतलब वो ये मानते थे, गांधी जी से क्यों बात करते थे कि उनको मानना था कि गांधी जी अगर हाँ वर्दी की बात सहमत हो गए तो गांधी जी पूरे देश को सहमत करा सकते हैं, ये कैपेसिटी उनमें है, बाकी लोग नहीं करा सकते। बिरसा मुंडा करा सकता था क्या? तो वो दो अंतर क्या है कि एक तो रिकॉग्नाइज बाय, मतलब आप रिकॉग्नाइज बाय और अपोजिशन, अपोजिट जिससे लड़ाई कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज किसको करता है? अपना सबसे बड़ा शत्रु, जिससे बात करके वो शांति बनाना चाहता है कि यार मेरे से मत लड़ो तुम, या हड़ताल कर दो। तो हड़ताल में किसको बुलाते हैं? आज भी देखो आप, हड़ताल होती है सरकार किसको बुलाती है? वो कहती है ये नेता है, मालूम करती है नेता कौन है इनका, इसको बुला के बात की जा सके। तो वो और एक प्रभाव का क्षेत्र और समय, इन दो में कांग्रेस बाकी बहुत से बहुत आगे रही है, इसलिए उनकी भूमिका ही मुख्य भूमिका मानी जानी चाहिए। का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों का आप जो प्रभाव है या दूसरों का जो काम किया है उसको हम इग्नोर करें या उसको, नहीं, ये नहीं बात। हम सब ने महान काम किए, लेकिन जितने लंबे समय तक एक साथ जितने अधिक लोगों को लेकर काम कर सके वो गांधी थे, इसलिए गांधी को महान माना जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा माना जाता है, फिर दुनिया के द्वारा माना जाता है। जनता तो मानती थी, तभी उनके कहने पर चलती थी। जो मैंने बताया था शायद आपको, या नहीं बताया तो फिर बता दूं आपको कि एक बार ब्रिटिश एक पत्रकार थे जो आए थे, उन्होंने नेहरू जी से बात की थी कि आप ये बताइए आज़ादी के बाद, कि आप ये बताइए कि आप सब लोग बड़े बड़े लोग हो, महान लोग हो, अपने अपने क्षेत्र में बड़े हो। नेहरू जी खुद बहुत पढ़े लिखे थे, हमने पढ़ा देखा है। मौलाना अबुल कमाल आज़म है, अबुल कलाम आज़ाद है, राजेंद्र प्रसाद है, राजगोपालाचारी है, सरदार पटेल है, ये सारे बड़े बड़े लोग थे। तो उन्होंने कहा यार गांधी जी आपके इसमें है ही नहीं, कांग्रेस में हिस्सा ही नहीं है 1934 के बाद, वो वर्धा में रहते हैं। आपको कोई निर्णय करना होता है तो आप वर्धा जाते हो, उसमें तो व्यवस्था भी नहीं थी, ट्रेन से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जा रहे हैं, वर्धा पहुंचने में बहुत मुश्किल होता था। और उनसे बात करते थे कि अभी अगला हमारा जो अधिवेशन हो रहा है उसमें अब ये प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, आपकी अनुमति है या नहीं, आप सहमत हो या नहीं। तो गांधी उसमें विचार करते, फिर उस गांधी अपना बात कहते कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मान के फिर वो कांग्रेस ही वापस आते और फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करते कांग्रेस अब ये करने जा रहा है। उस पत्रकार ने पूछा कि यार आप एक बात बताइएगा, आप स्वयं क्या इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि आप खुद ही निर्णय ले लेते? गांधी जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? आप सब, गांधी जी कांग्रेस में भी नहीं है, आप सब लोग परिपक्व हो चुके हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लिया आपने, लड़ाई भी कर ली है, सब कुछ काम कर रखे हो, पढ़े लिखे हो सारे। तो उन्होंने कहा भाई हमें सब में और गांधी में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतर यह है कि जब गांधी किसी बात को हाँ कहता है तो सारी जनता मानती है कि सही बात है, भारत की जनता मानती है सही है, और उनसे न कहें हम और हम खुद करें तो जनता को डाउट रहता है, हम पे विश्वास नहीं करती जनता इतनी, यार ये इन्होंने जो निर्णय लिया है और ये जो निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं इनकी खुद के हित के तो नहीं है, जनता का हित में है नहीं या नहीं। तो जनता मानती है कि गांधी गलती कर सकता है, लेकिन वो इनोसेंट गलती करेगा, जानबूझ के गलती नहीं करेगा, जानबूझ के अपने हित में कोई काम नहीं करेगा, वो जो भी करेगा जनता के हित में करेगा। ये विश्वास गांधी ने अर्न कर लिया है, और ये हम भी जानते हैं और अंग्रेज भी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी। इसलिए जो भी नया गवर्नर आता था, गवर्नर जनरल, वो सबसे पहले कहता था भाई गांधी से मिलेंगे, से पूछ, उनसे संबंध बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं से बात करनी पड़ेगी हमको, गवर्नमेंट पॉइंट। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, उसको आप कम नहीं कर सकते।
किसी भी। अब वो क्या इतिहास रहा है, ये तो मैंने एक आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की कि भाई बैकग्राउंड क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास क्या है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज कब आए, ये सब हमको पता है। और पहला जो युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने पहली बार एक संयुक्त विपक्ष को पराजित किया था। और मुगल भी थे, बंगाल के भी थे, सब जगह के लोग थे, सब ने मिलकर आक्रमण किया था अंग्रेजों पर। पहली बार एक कंसोलिडेटेड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स था 1757, ठीक है। और उसमें हम जानते हैं किसने दगाबाजी की वगैरह जो भी है, तो उसके कारण से पहली बार वो सब हारे। वो शुरुआत थी भाई, अब अंग्रेज मिलिट्री रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, भारत के किसी राजा के कंपेरिजन में ज़्यादा होते जा रहे हैं, हो गए हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध से पहली बार अंग्रेजों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाती है, प्रशासनिक शक्ति, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एक छोटे हिस्से में। तो हम इस सेंस में कह सकते हैं कि 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार प्रशासनिक शक्ति अपने हाथ में ली, अंग्रेजों ने अपने हाथ में ली, और उससे वो शासन शुरू होता है। और इसीलिए जब वो शासन करने लगे, तब उन्होंने कहा कि भाई शासन करने के, जो मैंने बताया था आपको पहले भी, शासन करने के लिए नियम क्या हो इन पर, तब उन्होंने कहा कि भाई नियम खोजो। तो खोज के मनुस्मृति का फिर ट्रांसलेशन कराया गया 1794 में, 1794। और फिर धीरे धीरे प्रशासन आरंभ होता है, ठीक है। फिर राजाओं की युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्ध हैं जिनका अध्ययन आप लोग कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो तो। मराठों से युद्ध हुआ, मैसूर से युद्ध हुआ, बाकी कई जगह पर युद्ध होते रहे, मुगलों से युद्ध हुआ वगैरह। 1857 में क्रांति होती है, जिसे क्रांति कहा जाता है। पहला ऑल इंडिया या कम से कम नॉर्थ इंडिया का एक कलेक्टिव एफर्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स 1857 की। उन्होंने तो कहा था सिपाही म्यूट्यूनी, कि वो सैनिकों का विद्रोह था। और सावरकर ने जो किताब लिखी थी वो क्या थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसी को स्वीकार किया जाता है भारत में कि पहली बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं था, वो सारे राजा जितने भी थे वो सब कलेक्टिवली युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और मुगल शासक को अपना शासक मानते हुए, बहादुर शाह जफर को भी हमारे शासक हैं और इनके ऊपर आक्रमण, हम सब पर आक्रमण है, और हम सब मिलकर ब्रिटिशर्स को पकाएंगे यहाँ से। उसमें पराजित होते हैं सब ये लोग, कई कारण थे उसके, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा भाई अब ये मामला ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर से बाहर होता जा रहा है, उनसे नहीं चलेगा अभी, अभी मामला अभी तो बच गए 1857 में, 58 में, आगे नहीं बचेंगे। तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अब टेक ओवर कर लिया 1858 में इंडिया एक्ट के द्वारा। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी, राजनीतिक और प्रशासनिक, उन सारी शक्तियों को और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया। और एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया, इंग्लैंड में। एक पूरा मंत्री ही बना दो आप, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को कहा गया कि वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। उनकी काउंसिल बनाएगी, गवर्नर जनरल जो काम करेगा वह काउंसिल के साथ करेगा, और वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी, पार्लियामेंट जैसे मंत्री होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। और बाद में उनके प्रधानमंत्री वहाँ थे डिजराइली, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को घोषित कर दिया था इंग्लैंड भारत की महारानी। तो वहाँ बड़ा आलोचना हुई, साहब ऐसा कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं, इंग्लैंड की महारानी है वो, तो भारत की कहाँ से हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत की महारानी जी, भारत के लोग भी अब
हमारे साथ हैं। उसमें ये माना गया, जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ उसका ये पार्ट था कि भाई अब उनको ब्रिटिश सिटीजन हो गई है, यहाँ पर ये लोग हैं ब्रिटेन के द्वारा उनकी कॉलोनी के सदस्य हो गए, इसलिए इन पर वो सारे नियम लागू होंगे, कायम नियम कायदे कानून जो कि ब्रिटेन के लोगों पर लागू होते हैं यहाँ बराबर। ये ऐसा ही अफ्रीका में भी था, साउथ अफ्रीका में, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि ये गड़बड़ हो रही है, कि आपके नियम तो अलग है और ये जो गवर्नमेंट यहाँ वाली ये अलग नियम बना रही है, ठीक है ना। उसी वो सारा झगड़ा हुआ था। भारत में भी ये झगड़ा हुआ था जब बाद में कि साहब आपके नियम तो अलग हैं, आपने तो कर रखा है कि राइट, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लिबर्टी, और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको आप ये सब देते ही नहीं हो, तो दोहरा व्यवहार आपका है। तो ये 1857 के बाद में एक तो ये हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि 1857 की जो क्रांति हुई और उसमें जो राजा जिसके नेतृत्व में क्रांति की, हालांकि वो बेचारे बहादुर शाह जफर की तो हालत ही नहीं थी कि वो जाके लड़ाई करे, तो अपने महल में रह के गजलें लिखते थे, तो लेकिन राजा उनको ही माना गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम्स हैं जो अब तक शासन यहाँ कर रहे आ रहे थे, ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्लिम्स को अपने हायर पोजीशन से हटाना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और हिंदूज को लेना शुरू किया। उससे प्रभावित होकर सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मुस्लिम्स को तो ये तो प्रशासन से हटाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों ने झगड़ा किया हमारे साथ, वही राजा थे यहाँ पर पहले, उनको डिस्प्लेस करके हम आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए अंग्रेजी पढ़े, एजुकेटेड हो और ब्रिटिशर्स का साथ दें। सर सैयद अहमद खान आप पढ़ेंगे तो उनके जो मूल मंत्र है वो क्या है, उनका वो है कि अंग्रेजों के साथ रहो, अंग्रेजी का अध्ययन करो और एजुकेशन प्राप्त करो। और उसके अनुसार ये था कि ये जो क्रांति हुई है, ये क्रांति मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने की है। राजा सारे हिंदू थे, नाम बहादुर शाह जफर का लिया, लेकिन थे तो सारे हिंदू लड़ने वाले। तो इन्होंने हमको बदनाम कर दिया अंग्रेजों के सामने, इसलिए इन हिंदुओं से दूर रहो और अंग्रेजों के साथ रहो और उनके सपोर्ट से एजुकेटेड हो और इंग्लिश सीखो और एडमिनिस्ट्रेशन में आओ, वापस से प्रशासन में आओ। तो उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल खोला था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। तो ये दो परिवर्तन 1857 की क्रांति के बाद होते हैं। फिर जो पढ़े लिखा जमात एक धीरे धीरे आ रही थी, तो उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू की, पढ़े लिखे लोग मिलकर बातचीत करें कि अंग्रेजों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, अंग्रेज हमारे साथ, अंग्रेजों को हमारी बात ही मालूम नहीं पड़ती है। तो उसके लिए इंडियन एसोसिएशंस बनाई गई अलग अलग नामों से। केशव चंद्र सेन ने बंगाल में बनाई और राजा राम मोहन राय ने बनाई और दूसरे लोगों ने बनाई। तो सब लोगों ने धीरे धीरे बनाने लगे एसोसिएशन। अंत में एक स्कॉटिश रिटायर्ड ऑफिसर था, A.O. ह्यूम, उसने कहा कि जी ऐसा नहीं चलेगा काम, ये अलग अलग जगह आप बनाते हो, अब प्रशासन एक हो चुका है, तो सब मिलकर एक ऐसी बनाओ एसोसिएशन जो पूरे भारत का रिप्रेजेंट करती हो, सारी बातों को जोड़ के। ऐसा नहीं बंगाल में कोई कुछ कह रहा है, महाराष्ट्र में कोई कुछ और कह रहा है, पंजाब में कोई कुछ और कह रहा है, तो जाएगी सब सरकार के पास। सरकार तो एक ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो एक ही बनाओ आप जो इससे बात करे सरकार। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने उमेश चंद्र बनर्जी, फिर अध्यक्ष बनते गए। 1885 से 1916 तक ये माने आप, जब गांधी जी ने बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था वो तो यूनिवर्सिटी का था, उसमें हिस्सा लिया था। बाद में कांग्रेस में जब अधिवेशन में हिस्सा लेने के, तब उन्होंने देखा, कि भारत में आए थे 1915 में गांधी जी, तो उससे पहले ये लोग 3 दिन मिलते थे, उनकी मीटिंग होती थी हर साल 27-28 अक्टूबर, 27 दिसंबर को, जो क्रिसमस की छुट्टियां होती है, तो 27, 28, 29 3 दिन मिलते थे और 2 दिन फिर गपशप करते थे, नया साल मनाते थे। तो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, ये सब एक जगह पर एकत्रित होते थे। ये गांधी जी जब आए 2016 में, 1915 में के बाद जब वो पार्टिसिपेट करने लगे, तब उन्होंने देखा वो ये तो कुछ कर ही नहीं रहे,
ये तो भाषा ही डिस्कशन की अंग्रेजी में है इनकी सबकी। तो ये अंग्रेजों से ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनको उनके साथ लगे रहना ज़्यादा चाहते हैं बनिस्पत की साधारण भाषा, साधारण जनता के। उन्होंने इसको चेंज किया। जो इससे पहले, गांधी से पहले जो लोग थे कांग्रेस के अंदर, वो बेसिकली संविधानवादी थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जिसे कहते हैं, गोखले थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग चाहते थे कि भाई संविधान एक भाषा काम में ली जाए और उसमें उनको पार्लियामेंट में और सेंट्रल लेजिस्लेचर में उनसे बात करके उन्हीं की भाषा में और कुछ कन्विंस किया जाए जिससे कि हमको थोड़ी पावर मिल सके। और इसलिए गोखले बहुत बड़े वो माने जाते हैं स्पीकर। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि कहते हैं अंग्रेज अपनी अंग्रेजी उनसे ठीक कराते थे, इतनी बड़ी अंग्रेजी थी। तो वो अंग्रेजी भाषा के ईडियम्स जानते थे, अंग्रेजी भाषा के वोकेबुलरी जानते थे, किस भाषा में ये बात करते हैं, उनका यूज़ करना आता था, उन कॉन्सेप्ट का, उन वर्ड का। तो गांधी से पहले ये मेरा मानना है कि जो कांग्रेस थी वो मूलतः संविधानवादी थी, जो स्ट्रीट पे लड़ना नहीं चाहती थी, जनता से डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहती थी। वो अंग्रेजों से अपने जो उनके हित थे उन हितों का संरक्षण करने के लिए अंग्रेजों से बात करती थी और रिप्रेजेंटेशन चाहती थी। रिप्रेजेंटेशन में वो खुद रिप्रेजेंट होना चाह रहे थे। इसका विरोध तिलक ने किया। तिलक जैसे कुछ लोगों ने जो थोड़े देसी थे, वो चाहते थे कि ये संविधानवाद से कुछ नहीं होगा, हमको सड़कों पे, स्ट्रीट पे आना पड़ेगा। और इसलिए तिलक ने पहले, हम कह सकते हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को सड़कों पर लाने का आह्वान किया। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। और उनका कांग्रेस को सड़कों पे लाओ। सड़कों पे कैसे एकत्रित हो, क्योंकि उस समय तक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के आधार पर लोग आ नहीं रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। वो तो गांधी ने शुरू किया बाद में। तो तिलक ने कहा कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि धर्म के आधार पर आ सकते हैं, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी, शिवाजी का उत्सव ये मनाने शुरू की, जिससे कि लोग सड़कों पे आ सके। और एक ऑर्गेनाइज रूप में उनको भेज दिया गया, सजा हो गई वगैरह। और वो कांग्रेस से लगभग बाहर हो गए थे वो लोग जो थे, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो तो थी कांग्रेस के अंदर जो शांतिपत करके और संविधान के अंदर संशोधन करके संवैधानिक भाषा में बात करना चाहती थी। जिन्ना भी उनमें शामिल थे। इस बीच मुस्लिम्स जो अहमद सैयद अहमद का प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का हित इसमें ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में, क्योंकि ये अधिकतर हिंदू थे, अपर कास्ट हिंदू थे। तो हमारा हित कौन रखेगा सामने, क्योंकि अंग्रेज हमसे नाराज है, अंग्रेजों के साथ होना जरूरी है हमको। तो उन्होंने 1906 में एक कुछ मुस्लिम ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसकी जिन्ना इसके खिलाफ थे। जिन्ना ने कहा कि ये जबरदस्ती सेक्टेरियनिज्म बोल रहा है, संकीर्णवाद है, अलग से मुसलमानों को अलग से क्या होता है। जिन्ना ने इसका विरोध किया 1906 में मुस्लिम लीग का। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाद में वही इसके सबसे बड़े नेता बने। ये मुस्लिम लीग थी जो जिसकी पॉलिटिकल पावर कम थी, कुछ नहीं थी उस समय तक। और 1936 के इलेक्शन में, 1937 के इलेक्शन में बुरी तरह से हार गए थे ये। और 1946 में ये पावर में आए, 40 साल बाद। 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने सारे मुस्लिम्स के 90% मुस्लिम्स के वोट लिए थे। 1936 में 90% वोट कांग्रेस को मिले थे। और इस बीच में 1940 में जिन्ना ने आह्वान किया था पाकिस्तान बनाओ, और पाकिस्तान बनाओ 1940 से उसने नारा देना शुरू किया, पॉलिटिकल को मूवमेंट बनाना शुरू किया। और चूंकि उस समय तक सत्ता में लोग थे, कांग्रेस ही सत्ता में थे 37 के बाद में, लेकिन उन्होंने गलती क्या करी, पॉलिटिकल गलती, कि वो उन्होंने जब अंग्रेजों को कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है, इसमें हम शामिल होंगे तो हमारी शर्तों के अनुसार शामिल होंगे। आपने कैसे घोषणा कर दी, लिलितगो ने घोषणा कर दी थी कि भारत भी उसमें साथ हमारे साथ शामिल है, तो हम नहीं मानते, हमसे बिना पूछे कैसे घोषणा कर दी। तो उन्होंने कहा हम रिजाइन कर देंगे। तो सब रिजाइन कर दिया उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्री से। उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के लोग उस मिनिस्ट्री में आ गए और वो उन्होंने प्रभाव बढ़ाना शुरू करा। इसलिए उनके जाते ही मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा और 1946 में चुनाव में वो पूरे सादे मुसलमानों का वोट ले सके। ये मुस्लिम लीग का करेक्टर है। जिन्ना का करेक्टर यह है कि जिन्ना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। जब गांधी आए 1916-17 में, उसके बाद
गांधी को का स्वागत करने वाले थे 1915 में जब गांधी आए तो बॉम्बे में स्वागत करने वालों में जिन्ना थे। उन्होंने भाषण दिया था उनके प्रशंसा में कि साहब बड़ा अच्छा काम करके आप वहाँ पे आए हो। और एकमात्र आदमी थे जिन्ना भारत में या दुनिया में जो गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। उन्होंने कहा ये महात्मा महात्मा कुछ नहीं, मिस्टर गांधी, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू कॉल मी मिस्टर जिन्ना। आपने देखो जिन्ना हमेशा सूट बूट में रहते थे, अंग्रेज थे, तो उन्होंने कहा मिस्टर गांधी। ही नेवर एसोसिएटेड, उसने कहा ये एथिकल चीज़ में इसमें ये महात्मा महात्मा कुछ नहीं होता था, आप जाइए भगवान का नाम लीजिए, यहाँ क्या करना है। Yeah, you are a politician. When we talk, we are talking as two politicians. You are representative of Hindus. I am representative of Muslims. So we talk on that. तो वो ये स्ट्रीट वाली लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा गांधी ने आकर जब कांग्रेस का करेक्टर बदलना चाहा तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें जो प्रस्ताव रखा था गांधी ने, और बड़ा झगड़ा हुआ, वोटिंग हुई उस पर। उसमें वोटिंग में जिन्ना का प्रस्ताव जो था वो 1919 में रखा उसने, वो उसको वोट ही नहीं मिले बिल्कुल ही, तो वोट के नाराज होकर बाहर चले गए और गांधी को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली। तो वो गांधी से उनका संबंध व्यक्तिगत तो मान सकते हो आप, क्योंकि वो नेताओं के बीच में कुछ ईर्ष्या द्वेष हो सकती है, लेकिन असल में ये था कि दो अलग अलग स्टाइल थी। गांधी की स्टाइल थी कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और एथिकल मॉरल आपकी अगर लीडरशिप होगी तो वो आगे चल पाएगी। जिन्ना मॉरलिटी एथिक्स इसको नहीं मानते थे और न मानते थे सड़कों में उतरना जरूरी है। राजनीति एलिट का काम है और वो काम जो होता है वो लेजिस्लेचर में होता है, वहाँ पे झगड़ा करेंगे। तो ये दो बातें इससे दोनों अलग अलग हो गई। 1920 के बाद में फिर जिन्ना बीच में इंग्लैंड चले गए, छोड़ के बाद में आए थे वापस, लोगों ने बुलाया था 1927 तक, और फिर उनके मार्ग दोनों के बिल्कुल अलग अलग हो गए। और जिन्ना हमेशा उनको अपना सब वो उन्होंने डेजिग्नेटेड कर दिया गांधी को कि वो हिंदू लीडर है। उन्होंने कभी नहीं माना कांग्रेस का है, और इसी पर वो आगे बढ़ते गए और अंग्रेजों ने उसका समर्थन किया। इस अम्बेडकर का समर्थन किया कि दलितों के ये हैं, इसी तरह मुस्लिम के ये हैं और बाकी के गांधी जी, इससे डिवाइड एंड रूल जो उनकी पॉलिसी। ये सारा जो इसमें बहुत से स्टेजेस हैं जिसमें कांग्रेस आगे बढ़ती है। कांग्रेस का मेजर जो मैं कहना बताना चाहूँगा वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दो हिस्से हैं, 1920 से पहले और 1920 के बाद में। 1920 में गांधी ने कांग्रेस को पूरा कैप्चर कर लिया और कांग्रेस गांधी के इशारों पे चलने लगी, क्योंकि 1920 तक गांधी जो है उसमें वो सारे गुण आ चुके थे, प्रदर्शित हो रहे थे, जिसमें जनता उनके पीछे पागल हो रही थी। उनको उससे पहले महात्मा की डेजिग्नेशन दे दिया गया था लोगों के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले, उससे पहले भी लोगों ने कह दिया था, ऐसा नहीं रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े थे तो उन्होंने जब कहा तो लोगों ने उसको कैच कर लिया। बाकी उससे पहले 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, उससे पहले भी लोगों ने 1910 में कहना शुरू कर दिया था। तो वो महात्मा बन गए। उन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, 1920 तक आते आते खादी हो गया। वो ब्रह्मचारी 1906 से बन गए थे। वो उन्होंने उनकी जो खाने की जो स्टाइल थी, शाम होने के बाद खाना नहीं खाते थे, वो भी शुरू कर दिया था। उपवास करना शुरू कर दिया था, यानी वो खुद को भी परिवर्तित कर रहे थे पूर्ण रूप से और कांग्रेस के लिए। और वहाँ डेयरिंग, मतलब अंग्रेजों को चैलेंज करने वाला व्यक्ति सबसे पहला है जो 1917 में चैलेंज किया, जिसने पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा उस समय में अहिंसा करते हुए तो लगे उन्होंने कहा कि जब उनको कहा कि मजिस्ट्रेट ने कोई आप यहाँ क्या करने आए हो चंपारण में, आप जाइए, आपको मैं आदेश देता हूँ 24 आवर्स में आप यहाँ से चले जाइए, आपको क्या लेने देना यहाँ पे, यह लोकल प्रॉब्लम है, इशू आप कौन हो यहाँ पंचायत करने वाले। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्यों? उसने कहा यार ये मेरा देश है, मेरे देश में मुझे कह रहे हो बाहर जाओ, आप कौन होते मुझे कहने वाले। दक्षिण अफ्रीका में जाके आ गया, ये मेरे देश का हिस्सा है छोटा सा, उसमें आप मुझे कह रहे हो मैं तो नहीं जाता बाहर, तो आप मेरे को गिरफ्तार करने तो कर लो, गिरफ्तार कर यहीं रखोगे तो मेरा देश है, मैं नहीं जाता। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज गिवन बाई ए पर्सन टू ब्रिटिशर्स, जो उनको समझ में नहीं आई क्या कह रहा है। तो जब वो वहाँ बैठ गए, मैं तो नहीं जाऊँगा, तो धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बाहर से लोग आ गए। उन्होंने कहा यार ये जोरदार आदमी है, ये लड़ रहा है, ये कह रहा है मैं तो जाऊँगा नहीं। उसने कहा बात तो बात की बात है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, पहली बात नहीं रहूँगा, बात करूँगा। तब उन्होंने कहा साहब जब भीड़ इतनी आ गई तो उन्होंने कहा कि थाने को घेर लिया। जब थाने के थे तो गांधी खुद गए थाने में अंदर, उन्होंने कहा जी आपको तो मैं भीड़ को हटा दूँ,
भीड़ आई है। तो उसने कहा हटाओ यार ये गांधी, फिर कहीं झगड़ा हो जाएगा कहीं बड़ा, तो उसने गांधी ने भीड़ को हटवाया। मतलब ही शोड हिज कंट्रोल ओवर क्राउड। जो ब्रिटिशर्स को आगे से आगे बात, भाई ऑफिसर्स थे सब धीरे धीरे आगे बात पहुंचती है ना, यार वो कौन आदमी करे यार, वो जो बाद में कहा था माउंट बैटन जब गया, और माउंट बैटन ने जब वो उनको कहा गांधी जी की मृत्यु पर, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा जी ऐसा है कि गांधी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो कि ये अच्छा हुआ कि एक हिंदू नहीं मारा उनको, मैं तो घबरा गया था किसी मुसलमान ने नहीं मार दिया, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती कंट्री। तो हिंदू ब्राह्मण ने मारा है तो ये हिंसा कम होगी थोड़ी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब 47 में भारत का विभाजन हो रहा था और दंगे हो रहे थे बंगाल में और पश्चिम और पंजाब में, दो जगह सबसे ज़्यादा मारकाट हो रही थी। पंजाब में अपने 50,000 सैनिक भेजे थे कंट्रोल करने के लिए, फिर भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और बंगाल में सिर्फ एक आदमी था जो कहा मैं भूख हड़ताल पर बैठता हूँ कलकत्ता में, अगर तुम लड़े तो मैं भूख हड़ताल पर आ जाऊँगा। भूख हड़ताल पर बैठकर उसने वहाँ पर हत्या नहीं, वहाँ पर दंगे नहीं होने दिए। जबकि बंगाल में उससे पहले 1946 में जब जिन्ना ने आह्वान किया था डायरेक्ट एक्शन 16 जुलाई को, तब दंगे हुए थे सबसे ज़्यादा। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए उस समय दंगे बिल्कुल नहीं हुए, सिर्फ एक आदमी के कारण। ये कहा उसने माउंट बैटन। दिस इज द पावर एंड रेस्पेक्ट ऑफ गांधी। सिंगल हैंडेडली उसने दंगे रोक दिए, जबकि हम यहाँ पे 50,000 लोगों को भेजा तब भी नहीं रोक पाए। 1920 के बाद कांग्रेस का जो इतिहास है वो मूल रूप से गांधी का इतिहास है। गांधी ने नियंत्रित किया, अंदर रहे बाहर रहे, और फिर वो 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तब वो उससे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट स्टेज है, अभी दूसरी स्टेज हमको पार करनी है, सामाजिक और आर्थिक समानता की। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। और आपको पता ही होगा कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन वो कलकत्ता में थे, और BBC के संवाददाता ने पूछा था आपका कोई संदेश दुनिया के नाम, तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि आप यू जस्ट फॉरगेट दैट आई नो इंग्लिश। और चले कोई, मेरा मन बहुत दुखी है, इतनी मारकाट मची हुई है, हाँ इसमें इसमें मैं क्या आपको संदेश दूँ। वो चले गए। तो इसलिए अब इतना ही करते हैं आज हम लोग, क्योंकि मैं जो मूल रूप से बताना चाह रहा था कि जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो इस तरह से थोड़ा देखने की ज़रूरत है, जिसका मैं जनरल परसेप्शन आपको बताना चाह रहा था। बाकी फैक्ट्स तो हम देख ही रहे हैं और आगे देखेंगे। जब गांधी पढ़ेंगे तो हम ये इतिहास जो है तो गांधी के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज चलो इतना ही देखते हैं, कल फिर से इतना टाइम हो गया।